नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कैंसर सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 37 लेके आ रहे हैं उसमें केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे, मतलब आपका कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, मोलिकुलरिटी पढ़ी है, साथ में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी की यदि मैं बात करता हूँ तो कोलिजन थ्योरी आपकी मेनली जो बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। अब थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूँ तो आपके जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? आपके हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं। और जब भी कोई हार्ड स्फीयर एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी? प्रोडक्ट की। और जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है मतलब रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट, तो आपकी वो क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी एज हार्ड स्फीयर। मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जब ये हार्ड स्फीयर आपके एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो क्या फॉर्मेशन करेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। तो मेनली ये जो आपकी कोलिजन थ्योरी है मेनली किसके ऊपर बेस्ड है? मेनली बेस्ड ऑन, नोट डाउन कर ले, मेनली बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट यदि बात करता हूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपके रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या था? व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collide with each other, collide with each other to form क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। क्या बना रहा है? टू फॉर्म प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? कोलिजन थ्योरी मेनली बेस्ड है आपके थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। रिएक्टेंट बिहेव करते हैं आपके हार्ड स्फीयर की तरह, और यहाँ पे हार्ड स्फीयर जब भी एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो आपकी फॉर्मेशन किसकी करेंगे? प्रोडक्ट की। और जब भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मतलब आपकी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन होगी। तो अब बात करते हैं जो कोलिजन थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उस कौन सा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की यदि मैं बात करूं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन। मतलब आपकी यहां पे मैं बात कर रहा हूं या आपके रिएक्शन के अंदर बात करता हूं तो आपने कोई भी वॉल्यूम लिया, उसके अंदर आपकी ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, रिएक्टिंग स्पीसीज को हमने क्या माना है? हार्ड स्फीयर की तरह माना है। कि मतलब आपकी ये जो वॉल्यूम है, कोई भी आपका बीकर है, कंटेनर है, कुछ भी ले रखा है, उसके अंदर एक सेकंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो आपकी क्या होगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई? नंबर ऑफ कोलिजन, क्या हुई? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन। तो मतलब आपका ये क्या हो गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी कोलिजन कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर उस वॉल्यूम के अंदर, तो आपका वो क्या हो जाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो मतलब सम ऑफ द रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो सम ऑफ द रिएक्शन वेरी फास्ट होती है और सम ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या होंगी? सम ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या होंगी? स्लो। तो स्लो और फास्ट और ये मॉडरेट का कैसे कंफर्मेशन मिलता है कि मतलब आपके जितने नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट होंगे इन 1 सेकेंड तो आपका क्या होगा? रिएक्शन फास्ट होगी। यदि आपके कोलिजन
1 सेकेंड के अंदर बहुत ही स्लोली क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी स्लोली होगी, तो आपकी रिएक्शन भी क्या होगी, स्लो होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इट इज डिनोटेड बाय जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपका जो भी कोलिजन होगा वो कोलिजन होने के बाद आपका फॉर्मेशन किसकी करता है, प्रोडक्ट की। मतलब आपके जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड हुए थे, प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, जिससे आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आपके ये जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज थी, ये जो भी आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज थी, इन्होंने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। तो रिएक्टिंग स्पीसीज ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। मतलब इनका ये जो कोलिजन था ये कैसा था, इफेक्टिव। कैसा कोलिजन था, इफेक्टिव। मतलब आपके कोलिजन दो टाइप के आते हैं, कौन कौन से, एक इफेक्टिव और दूसरा इनइफेक्टिव। देखो यहां पे बात करते हैं, देखो एक पॉइंट आया इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा आया, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब क्या होता है, द कोलिजन विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। मतलब आपका यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो भी कोलिजन होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर, वो आपके एक्चुअली में फॉर्मेशन किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की, जिससे कि आपके रिजल्ट क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। और केमिकल रिएक्शन हुई तो आपका ये कोलिजन कैसा कोलिजन कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। मतलब आपका ये इफेक्टिव कोलिजन कब कहलाया, जब रिएक्टिंग स्पीसीज ने आपके कोलाइड करके फॉर्मेशन किसकी कर दी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी मतलब आपका वो कोलिजन क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन मेनली डिपेंड करता है टू फैक्टर्स। मतलब आपका ये जो इफेक्टिव कोलिजन है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला यदि बात करूं तो आता है एनर्जी बैरियर। क्या आता है, एनर्जी बैरियर। और सेकंड आता है ओरिएंटेशन बैरियर। कौन सा है, ओरिएंटेशन बैरियर। अब देखो एनर्जी की बात करता हूं, एनर्जी की बात की। देखो यहां पे मैंने एक माउंटेन बना दिया। अब माउंटेन बना दिया मतलब यहां पे मैं कहता हूं कि आपकी जो भी मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, इस माउंटेन को कंप्लीट ऊपर तक चढ़ने के लिए कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तभी ये आपका क्या कर पाएगा, अच्छे से क्लाइंब कर पाएगा। यदि मैं कहता हूं कि आपके कार की स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर होगी तो मतलब आपका ये क्लाइंब नहीं कर पाएगा। मतलब ये कैसा है, इनइफेक्टिव। मतलब यह आपका कैसा है, इनइफेक्टिव। तो आपको क्लाइंब करने के लिए कितने स्पीड चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर इससे ज्यादा 45 हो सकती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो मिनिमम कितनी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर। तो मिनिमम जो एनर्जी है, यहां पे मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मतलब इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड स्पीड या वेलोसिटी। क्या बोल दिया मैंने, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही सेम टू सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है उनकी भी एक एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी जैसे मैंने कहा 40 किलो जूल पर मोल है। मतलब आपके रिएक्टेंट यदि रिएक्ट करेंगे और 40 किलो जूल पर मोल से एनर्जी प्रोड्यूस करके आपका किसके फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो यदि 40 किलो जूल होगा तभी आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यदि आपका 29 हुआ, 30 हुआ, 39 भी हुआ तो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब आपका क्या हुआ, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसका नाम दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसे ही आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, याद हो तो 11th क्लास के अंदर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। तो वो क्या कहता है कि आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन तब इजेक्ट होगा जब उसकी
आपकी जो लाइट की एनर्जी है उसके बराबर की होगी। मतलब आपका यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। अब इजेक्ट होने के लिए उतनी एनर्जी तो मिलनी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने से के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या इससे ज्यादा हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, ई नोट। एच न्यू नोट तो आपका ये क्या हो गया, ई नोट, मतलब इसको बोल देते हैं वर्क फंक्शन। ये किस में यूज हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया था तब वहां पे यूज हुआ था कि मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जितनी एनर्जी की जरूरत है कोलाइड होने के लिए, तभी फॉर्मेशन किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की, तो वो आपका क्या हो गया, एनर्जी बैरियर हो गया। तो मेन ये पॉइंट ध्यान रखना, एनर्जी बैरियर का पॉइंट हो गया। और दूसरा कौन सा है, ओरिएंटेशन। सेकंड वन कौन सा है, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन की बात करता हूं, ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में अटैचमेंट होना या प्रॉपर डायरेक्शन में आपका रिएक्टेंट का रिएक्ट करना या कोलाइड करना। तो जैसे मैंने कहा आपका ये कोई कंपाउंड है, आपने ऑर्गेनिक के अंदर SN1 SN2 के अंदर देखा कि आपका यहाँ पे ये क्या है, Br, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया। अब न्यूक्लियोफाइल लिया, ये मैं क्या करता हूं, प्राइमरी ले लेता हूं। प्राइमरी लिया तो यदि मैं इसी के फ्रंट से अटैक करवाता हूं न्यूक्लियोफाइल की, तो आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ये क्या है कि आपका ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा वो तब तक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा तब तक आपका परफेक्ट ओरिएंटेशन ना हो रिएक्टेंट्स का। मतलब रिएक्टेंट का यदि परफेक्ट कोलिजन नहीं हुआ तब तक आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पे क्या है, OH हमेशा किस साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। और बैक साइड से अटैक करता है तभी आपकी फॉर्मेशन किसकी कर पाएगा, ये प्रोडक्ट की, और साथ में रिलीज क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ओरिएंटेशन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जितना आपका क्या है, एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी भी होनी चाहिए जितने की आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। सेकंड वन कौन सा है, ओरिएंटेशन। तो मतलब परफेक्ट यदि कोलिजन होगा तभी आपका इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा और तभी आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका क्या था, ओरिएंटेशन बैरियर और साथ में एनर्जी बैरियर। तो आपका ध्यान रखना कि आपका जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो दो के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपका कौन सा है, एनर्जी, दूसरा ओरिएंटेशन। अब यदि बात करता हूं तो मेन कंडीशन क्या क्या है कोलिजन थ्योरी की, मेन कंडीशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। मेन कंडीशन की यदि मैं बात करूं या मेन पॉइंट्स की बात करता हूं तो आपकी रिएक्शन को होने के लिए मतलब कोलिजन होना जरूरी है। मतलब रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आपके रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होगा, कोलिजन। सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका फॉर रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, यदि हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स की, तो जितना आपका, जैसे मैंने ये कहा कि रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अब उनमें से कौन से इफेक्टिव होंगे वही तो आपके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो क्या था कि कोलिजन होना ही जरूरी है। दूसरा क्या था, कोलिजन तो हो बट वो कोलिजन भी कैसा हो, इफेक्टिव। वो कोलिजन कैसा हो, इफेक्टिव। और कोलिजन, ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन दो पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पे, एक एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन पे। तो थर्ड पॉइंट आपका कौन सा हो गया, एक एनर्जी बैरियर हो गया और सेकंड कौन सा होगा, ओरिएंटेशन होगा। तो ये आपका क्या हो गया, मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी।
अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, यदि बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आपके जो भी रिएक्शन हो रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है, इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू हो रही है। और इफेक्टिव कोलिजन में ये पॉइंट ध्यान रखना कि एनर्जी हमेशा या तो क्या होगी, इक्वल होगी और ग्रेटर देन मिनिमम एनर्जी, ग्रेटर देन मिनिमम एनर्जी। मतलब क्या था, अभी अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, कौन सा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी आपकी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट क्या करने के लिए, कोलाइड करने के लिए एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ कोलिजन ही आपका डिटरमाइन क्या करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। यदि एनर्जी सही बराबर होगी या लार्जर होगी किससे, आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन होने की क्या हो जाएगी, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आपकी कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी, तो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपका क्या था, कोलिजन थ्योरी के बारे में था। अब बात करते हैं एक पॉइंट और, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। अब जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के बारे में यदि बात करूं तो आपके जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर डिफरेंट, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी की एनर्जी क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती। मतलब आपके जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उन हर एक की जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, डिफरेंट। एवरी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट क्यों रहेगी, ड्यू टू कोलिजन। वो क्यों रहेगी, ड्यू टू कोलिजन। ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि आपकी ये जो डिफरेंट रहेगी वो किसके कारण रहेगी, ड्यू टू कोलिजन। क्योंकि आपके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब एनर्जी ट्रांसफर होंगी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसकी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम अपनी एनर्जी को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ देखने को मिलता है, किसके अंदर, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का किसके साथ, एनर्जी के साथ। किसके साथ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का किसके साथ देख रहे हैं, एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे जो ग्राफ देखने को मिलता है वहां पे ये जो पॉइंट आता है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो तभी होगी जब आपका इफेक्टिव कोलिजन हुआ होगा। मतलब कुछ है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके रिएक्टेंट के अंदर जो क्या कर पाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर पाते हैं। और ये आपकी क्या हो गई, इसको हम क्या कह देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में यदि चेंज होना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में यदि चेंज होना है तो आपको इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मिनिमम एनर्जी, ये आपकी कौन सी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के थ्रू। अब बात करेंगे न्यू टॉपिक के ऊपर कि आपका कौन सा, आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा होगा, आर्हेनियस इक्वेशन। देखो आर्हेनियस इक्वेशन की यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, रिलेशन है किसका, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट वर्सेस आपका किसके साथ, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। किसके साथ, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ।
मतलब आपका यहाँ पे ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, साथ में आपके टेम्परेचर के साथ, मतलब रेट कांस्टेंट का रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ भी है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ भी है। तो यहाँ पे जो आर्मीनियस इक्वेशन आती है वो क्या होती है, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ये क्या है, k इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ पे k क्या है, सभी को पता है क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। अब बात करते हैं a की, तो a आपका क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये आपका क्या हो गया a, और e इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया। ये ए आपका क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। ये पूरे को कंप्लीट को क्या कहते हैं, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये तीनों चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ए को किससे डिनोट किया जाता है, ए मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दूसरा e की पावर माइनस ए बाई आर टी क्या होता है, वो आपका क्या होता है, आपका बोल्ट्जमैन फैक्टर। दूसरा ये होता क्या है, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, और आर आपका क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपकी सभी डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये जो होता है फ्रैक्शन ऑफ, बात करूं तो ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो हमने अभी ग्राफ के अंदर देखा था कि मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपके इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए वो या तो क्या होंगे, इक्वल्स टू और मोर देन, किसके बराबर एनर्जी चाहिए, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ई ए से, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पे हम लॉगरिथम लेंगे, इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, टेकिंग logarithm on both side। इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, a इक्वल्स टू ए की पावर a इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, ये इक्वेशन थी। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, लॉगरिथम ले रहा हूँ, और लॉगरिथम लेता हूँ तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। मतलब जब हमने लोगरिथम लिया तो आपकी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, और ये डिनोट कर दिया तो यहाँ पे हमारा ग्राफ भी देखने को मिल सकता है, किसके साथ, log k का वर्सेस t के साथ, log k वर्सेस t के साथ। और log k वर्सेस t के साथ बात करें तो आपका जो ग्राफ देखने को मिलेगा आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू, तो आपकी ये देखो log k क्या हो गया, y एक्सिस, t आपका क्या है 1/t, मतलब आपका क्या हो गया x एक्सिस, 1/t आपका क्या हो गया x एक्सिस। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी थ्रू लीनियर इक्वेशन। x आपका क्या है 1/t, y आपका क्या है log k, c आपका क्या है, इंटरसेप्ट क्या है log a, और m यहाँ पे क्या आया है
मतलब स्लोप आपका क्या आया है, -EA/2.303 r। ये पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे स्लोप के बारे में भी पूछ लेते हैं कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -EA/2.303 r। तो यहाँ पे जो ग्राफ देखने को मिला, मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप है तो आपको ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे m की वैल्यू जो होगी -EA/2.303 r देखने को मिलेगी। तो ये आपकी क्या हो गई, आर्हीनियस इक्वेशन हो गई। और ये ग्राफ हो गया किसके साथ, log k वर्सेस 1/t के साथ। और यदि मैं आपके टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इक्वेशन देखूं, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे यदि मैं इक्वेशन देखता हूं तो ये क्या आती है, log k2/k1 इक्वल्स टू EA/2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। तो ये आपकी जो इक्वेशन आई, फर्स्ट या सेकंड जो भी मानना चाहें, तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, या कई बार टेम्परेचर भी देखा जाता है। तो ये आपका कब हुआ, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं तो आपकी दो रिएक्शन होंगी, दो रेट कांस्टेंट होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आपकी क्या हो गई, मेन इक्वेशन। एक ये थी, ये आपकी कौन सी थी, आर्हीनियस इक्वेशन। तो यहां से भी एक पॉइंट यहां पे आता है कि आपका जब टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूं, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, डबल। आपका ये क्या बोला कि मतलब रेट ऑफ द मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल। कब, जब मैंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज। मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इज डबल और ट्रिपल। उसी को ही ये किससे कंफर्मेशन हुआ, आपकी इस इक्वेशन से। मतलब एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे, क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, वो रेशियो ही होता है, मतलब रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर हैविंग डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब आपका क्या हुआ, यहां पे रेशियो देखा जाएगा किसका, रेट कांस्टेंट का। कब, एट टू टेम्परेचर हैविंग डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका 10 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू k इंटू T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज है, और ये कौन सा है, जब आपका टेम्परेचर सिंपल है। मतलब ये 293, तो ये आपका कितना हो गया, 303 केल्विन। ये कितना हो गया, 303 केल्विन। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट आपका क्या होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो ये आपका क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बात करेंगे एक छोटे से पॉइंट की, मतलब आपका कौन सा, कैटलिस्ट के बारे में। और कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो आपने कैटलिस्ट का फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर भी देखा था कि जब भी हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, कैटलिस्ट जब भी हमने क्या किया, एडिंग ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, मतलब हमने रिएक्शन के अंदर जब भी कैटलिस्ट ऐड किया, द रिएक्शन वो क्या हो गई, फास्ट। मतलब आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मतलब कैटलिस्ट के ऐड करने से रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो रिएक्शन के ऐड करने से आपकी जो कैटलिस्ट के ऐड करने से रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट। उसको मैं एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या हो गई आपकी एनर्जी। एनर्जी यदि मैं बात कर रहा हूं तो आपका ये क्या है,
रिएक्टेंट क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या था, विदाउट कैटलिस्ट। कैसा है, विदाउट कैटलिस्ट। अब यदि बात करेंगे आपका, यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये आपकी क्या हो गई, एनर्जी। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, विद कैटलिस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन एडिंग कैटलिस्ट। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब हमने कैटलिस्ट को ऐड किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या कम हो गई तो प्रोडक्ट इजीली फॉर्मेशन हो गई, मतलब आपकी रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। जहां पे हमें एनर्जी चाहिए थी, जैसे मैंने माना इसकी कितनी है, 40 किलो जूल पर मोल, कितनी है, 40 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे एनर्जी आपकी विदाउट कैटलिस्ट 40 किलो जूल पर मोल थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई, 20 किलो जूल। 20 किलो जूल पर मोल पे भी आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कैटलिस्ट ऐड करने पे आपकी रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। और ये लास्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट डजंट एल्टर, क्या, डजंट एल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। मतलब आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट चेंज या पोजीशन चेंज नहीं होगी, कब, जब हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कैटलिस्ट के ऐड करने पे रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर, बट इक्विलिब्रियम आपका चेंज नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये आपका क्या था, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, थैंक यू।